तो दोस्तों ये कहानी है केटी नाम की एक कड़क और खूबसूरत लड़की की जो एकदम वीरान सड़क पर अकेली खड़ी होती है। दूर से एक ट्रक आता देखकर वो हाथ देती है और ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है। ट्रक ड्राइवर उसे बिठा तो लेता है लेकिन साले की नीयत खराब होने लगती है। वो चुपके से केटी की टांग पर हाथ फेरने लगता है। केटी फौरन ताड़ जाती है कि बंदा क्या चाह रहा है और अपनी अदाओं का ऐसा जाल बुनती है कि ड्राइवर का दिमाग घूम जाता है। जैसे ही वो ठंडा पड़कर अपने कपड़े और जूते उतारने लगता है केटी को मौका मिल जाता है। वो अपना बोरी बिस्तर उठाकर फौरन ट्रक से बाहर कूद जाती है। ड्राइवर पीछे से चिल्लाता रह जाता है लेकिन मैडम गायब हो जाती है। भागते भागते केटी पहुंचती है एक पहाड़ी पे जहां से नीचे उसे एक खाली मकान दिखाई देता है। उस घर का मालिक था जेस जो उस वक्त वहां नहीं था। केटी जाके सीधा उस घर के बाहर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेस लौटता है तो अनजान लड़की को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। केटी यहाँ भी अपनी फुल ड्रामेबाजी और अदाओं से उसे पटाने की कोशिश करती है लेकिन जेस भाई साहब अपने ही मूड में होते हैं। वो केटी को जाने का बोलकर सीधा बाड़े में घुस जाता है और गाय का दूध निकालने लगता है। केटी भी कम नहीं थी, चिपक कर पीछे पीछे पहुंच जाती है और बातें पेलना शुरू कर देती है। जेस अपने पुराने गम भूलने के लिए वहीं खड़े खड़े कच्चा दूध पीने लगता है। बोले तो जेस माइनिंग कंपनी का पुराना मैनेजर होता है जिसकी जिंदगी 15 साल पहले बर्बाद हो गई थी जब उसकी वाइफ बेली और दोनों बेटियां उसे छोड़कर चली गई थी। केटी हिम्मत करके मेन गेट पर खड़ी होती है, अपना तारुफ करवाती है और सूटकेस उठाकर सीधी घर के अंदर घुस जाती है। जब दोनों के बीच थोड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं तो जेस का दिमाग घूम जाता है। पता चलता है कि केटी कोई और नहीं उसकी ही बेटी है। जेस उसे घर में रुकने की परमिशन तो दे देता है पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। डिनर टेबल पर वो केटी से उसकी लाइफ और उसकी माँ का कच्चा छट्टा पूछता है। केटी बताती है कि उसकी माँ का कॉलेज में अफेयर हो गया था जिससे वो प्रेग्नेंट हुई और अब उसका 2 महीने का एक छोटा भाई भी है। रिश्तेदारों और दोस्तों के तानों से तंग आकर उसे घर छोड़ना पड़ा। ये सुनकर जेस का दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने पास रखने को राजी हो जाता है। उस रात जब केटी सोने की तैयारी कर रही होती है तो जेस खिड़की से पास गुजरते हुए पर्दे पर बनने वाली एक शेडो को ताड़ने की कोशिश करता है। अगली सुबह केटी पहुंच जाती है चांदी की उस पुरानी माइन के पास। जेस उसे वहां देखकर बताता है कि ये माइन अब बंद हो चुकी है क्योंकि इसमें से चांदी खत्म हो गई थी, पर मैं कभी कभार आ जाता हूँ ताकि अपना खर्चा पानी निकाल सकूं। केटी फौरन उसके कान भरती है, अरे इस माइन में तो अभी भी बहुत माल छुपा है, दोनों मिलके सेठ बन जाएंगे। जैसे जब उसे समझाता है कि गलत काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है तो केटी बोलती है मैंने पहले भी गलत काम किए हैं और रिजल्ट एकदम फर्स्ट क्लास मिला है। जिस कंपनी की ये माइन है उसके मालिक के बेटे वाश के बच्चे की माँ हूँ मैं। अब अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है तो उसके बाप की माइन से थोड़ी चांदी निकाल भी ली तो क्या पाप हो गया। वो ये भी बताती है कि वाश इससे शादी करना चाहता था लेकिन उसने सीधी मना कर दिया क्योंकि उसे टाइलर सरनेम नहीं चाहिए था। अगले दिन जैस केटी का हाथ पकड़कर चर्च पहुंच जाता है। वहां माइक पकड़कर वो सबके सामने अपने दिल का भड़ास निकालने लगता है और अपने पापों का एतराफ करता है। केटी का ये देखकर नाटक चालू हो जाता है। वो घबरा के उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जब वो नहीं मानता तो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। जैस घर पहुंचकर उसका वेट करता रहता है पर मैडम उस दिन लौट के नहीं आती। अगली सुबह एक पुरस्कार गाड़ी केटी को घर के बाहर ड्रॉप करके निकल जाती है। जैसे जब ड्राइवर के बारे में पूछता है तो केटी बात घुमा के बोलती है अरे वो मेरी फ्रेंड का भाई था। उस शाम माहौल में थोड़ी टेंशन हो जाती है। जैसे चर्च वाले ड्रामे से नाराज था और केटी उससे बात करना बंद कर देती है। जैसे उसे मनाने के लिए बोलता है तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। और जैसे ही जैस बताता है कि वो कल से माइन में काम शुरू कर रहा है केटी की तो बाछें खिल जाती हैं। इस इमोशनल माहौल में दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं लेकिन जैसे ही जेस को एहसास होता है कि वो क्या करने जा रहा है वो फौरन पीछे हट जाता है और फिर अगली सुबह दोनों एक साथ उस वीरान माइन में उतरकर फुल जोश के साथ काम करते दिखाई देते हैं। शाम को दोनों माइन से खाली हाथ थके हारे लौटते हैं। केटी थकन से चूर थी, आते ही बोलती है मैं तो चली गर्म पानी से नहाने। नहाकर बाहर निकलती है तो जेस से बोलती है बाबू जरा बॉडी मसाज तो कर दो। जैसे जैसे ही मसाज करने लगता है केटी फुल ड्रामेबाज बन के उससे थोड़ी रोमांटिक बातें करने लगती है। जैसे संभलने की कोशिश करता है और बोलता है देख छोरी ये सब मेरे से बर्दाश्त ना होगा, तू मेरी बेटी है। इस पे केटी बोलती है अबे यार मैं सिर्फ बेटी नहीं एक औरत भी हूँ। अगले दिन दोनों फिर माइन पहुँचते हैं और फिर से अपना काम चालू कर देते हैं। इस बार किस्मत ऐसी चमकी कि माइन में से ढेर सारी चांदी निकल आई। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता पर दूर खड़ा एक बंदा चुपके
चुपके से उनका ये सारा लुचा देख रहा होता है। इसके बाद वो माल बेचने मार्केट जाते हैं। केटी जेस से बोलती है, जब तक तू माल का सौदा कर रहा है मैं जरा शॉपिंग पेल के आती हूँ। सौदा निपटा के जब जेस लौटता है तो केटी गायब। वो ढूंढते ढूंढते एक वेब के बाहर पहुंचता है जहाँ केटी किसी और लौंडे के साथ फुल मस्ती में नाच रही होती है। जेस का भेजा गर्म हो जाता है। वो केटी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में ठूंसता है और बोलता है चल घर। पर केटी जिद पे अड़ जाती है कि मैं तो आज रात इसी के साथ रोमांस करूंगी, घर वर नहीं जा रही। जेस पहले तो मना करता है पर जैसे ही बोलता है ठीक है तू जो बोलेगी मैं करने को तैयार हूँ, केटी फौरन मान जाती है। पर जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं वेब के कुछ गुंडे जेस पर अटैक कर देते हैं। केटी भी फुल हीरोइन मूड में आके जेस का साथ देती है और दोनों मिलके गुंडों को ऐसा धोते हैं कि मट्टी पलीत कर देते हैं। इस झगड़े की वजह से दोनों को कोर्ट जाना पड़ता है पर पुलिस इंक्वायरी के बाद जज उन्हें बरी कर देता है। घर लौटते हैं तो वहाँ केटी की बड़ी बहन जेनी पहले से डेरे जमाए बैठी थी। वो साथ में केटी का वो 2 महीने का बच्चा भी लाई होती है। जेनी बताती है कि वाश अभी भी केटी से शादी करने को तैयार है और कल उसे पिक करने आ रहा है। अगली सुबह जब वाश केटी को मिलने आता है तो केटी सीधा मुंह पे मना कर देती है, मुझे तेरे साथ कोई चक्कर नहीं चलाना। पर वाश का सच्चा प्यार देखकर वो थोड़ी पिघल जाती है। वाश जेस से माफी मांगता है और बोलता है 2 दिन बाद हम दोनों की शादी है। उसी रात एडलिन नाम का एक टपोरी गाड़ी लेके उनके घर के बाहर आ धमकता है। जेस को उस पर बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी राइफल लेकर बाहर निकलता है। एडलिन उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि जेस की पुरानी पत्नी बेली की हालत बहुत खराब है। ये सुनकर जेस ठंडा पड़ता है और सब अंदर जाते हैं और बेली से मिलते हैं। पर अगले ही दिन बेली का देहांत हो जाता है। अब उसकी मौत पर ऐसा लुचा होता है कि एडलिन बेली को मार देता है। इस भागदौड़ में जेस की नजर एडलिन के पेट पर पड़ती है जहाँ बिल्कुल वैसा ही एक बर्थ मार्क बना था जैसा केटी के बच्चे के पेट पर था। जेस का दिमाग फौरन खटकता है, अबे साले ये बच्चा वाश का नहीं इस एडलिन का है। और उसे ये भी समझ आ जाता है कि एडलिन को उस चांदी की माइन का पता चल चुका है। जेस अपनी बंदूक उठाता है और सीधा माइन की तरफ भागता है। वहाँ एडलिन पहले से खुदाई कर रहा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त गाली गलोच होती है और एडलिन चिल्ला कर बोलता है, केटी तेरे खून की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। ये सुनते ही जेस का पारा हाई हो जाता है और वो वहीं पर गोली चला के एडलिन का काम तमाम कर देता है और उसकी बॉडी को माइन में ही फेंक देता है। जेस वहाँ से निकल के सीधे वाश के पास जाता है और उसे सारा सच बता देता है कि केटी उसकी नहीं बल्कि एडलिन की बेटी है और ये बच्चा भी उसी का है। वाश को अब पूरा माइंड गेम समझ आ जाता है पर वो फिर भी केटी को जलील होने से बचाने के लिए उससे शादी करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन केटी दुल्हन बनकर बाहर वाश का वेट करती है लेकिन वाश उसे लेने के लिए कोई गाड़ी नहीं भेजता जिससे केटी का दिल टूट जाता है। शाम को जेस केटी के पास आता है और बोलता है चल कल से हम फिर से माइन में घुसकर काम शुरू करेंगे। केटी ये सुनकर फिर से सीटी बजाने लगती है। अगले दिन जब वो दोनों माइन की तरफ जा रहे होते हैं तो केटी का पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है। जेस उसे उठाने की कोशिश करता है तो केटी फिर से उसके करीब आकर चिपकने की कोशिश करती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही होती हैं कि अचानक वहां पुलिस धमाके से पहुंच जाती है और जेस को ठोक के गिरफ्तार कर लेती है। जेस जब पुलिस से पूछता है कि अबे मेरा कसूर क्या है तो वो बोलते हैं अपनी ही बेटी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना कानूनन बड़ा पाप है। अगले दिन कोर्ट में ड्रामा चालू होता है। जज जैसे ही जेस को ठोकने वाला होता है जेस बोलता है जनाब इसमें केटी की कोई गलती नहीं है पर एक सच ये है कि केटी मेरी बेटी नहीं बल्कि उस एडलिन की बेटी है। अदालत में एडलिन का भाई मॉक खड़ा होता है। वो केटी को बचाने के लिए आगे आता है और बताता है कि जो निशान केटी के बच्चे के पेट पे है वो ही खानदानी निशान उनके पूरे टब्बर के जिस्म पर है। वो सबके सामने अपने कपड़े फाड़ देता है और अपनी पीठ पर बना वही निशान दिखाता है। इससे कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि केटी असल में एडलिन की बेटी होती है जिससे जेस और केटी पर लगे सारे केस खत्म हो जाते हैं और दोनों की इज्जत बच जाती है। कुछ दिन बाद जेस और केटी उस शहर से बोरी बिस्तर समेटकर एक नए शहर शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी नई लाइफ चालू कर देते हैं। और बस ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।